जदीद अदब की सरहदें जिल्द दोयम मजमून नंबर 27 जिसका उन्वान है रात बहुत हवा चली, रईस फरोख का शेरी मजमुआ समात फरमाइए। हमारे हम असर शायरों में शायद ही किसी ने रईस फरोख से बेहतर गजलें लिखी हों। रईस फरोख के अलावा अजीज हामिद मदनी, मुनीर नियाजी, जफर इकबाल और अनवर शऊर की गजलें जदीद अहद की अक्कासी करती हैं। रईस फरोख की तरह अजीज हामिद मदनी के यहाँ भी रिवायत का बड़ा गहरा शऊर मौजूद है। महबूब खिजा ने भी गजल के अच्छे शेर कहे हैं, लेकिन कम। रईस फरोख एक तवील अरसे तक नसरी नज़मों में उलझे रहे, लेकिन गजलें भी रिवायत के गहरे शऊर के साथ लिखी हैं। किसी ने कहा है कि रईस फरोख की शायरी एहसास की शायरी है और नरमी और निफासत से कलाम करती है। स्पेन का शायर ओनामोनो कहता है कि मुझे हैरत होती है कि इंसान को हैवान नातिक कहा जाता है, एहसासात रखने वाले हैवान क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि जो चीज इंसान को दूसरे हैवानों से मुमताज करती है वो अक्ल नहीं, एहसासात हैं। अल्लामा शिबली ने भी शायरी में एहसासात और फीलिंग को बहुत अहमियत दी है। रईस फरोख भी बुनियादी तौर पर एहसास के शायर थे। मसलन बेदिल या गालिब के यहाँ अक्ल की जो कारफरमाइयाँ नजर आती हैं, इनकी जरा सी भी झलक फरोख के यहाँ नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि जो फिक्र अजीज हामिद मदनी के यहाँ नजर आती है वो फरोख के यहाँ नहीं है। चुनांचे जो चीज फरोख को मुमताज करती है वो एहसासात और मज़ामीन की नुदरत है। नज़ीर सिद्दीकी ने सच कहा, रईस फरोख बैक वक्त दो दुनियाओं के बाशिंदे थे, एक निहायत कदीम और एक निहायत जदीद। कम अज कम इनकी गजलों से यही जाहिर होता है कि गजलों में इनके जज्बात और तजुर्बात की जड़ें हिंदुस्तान के इन देहाती और कस्बाती इलाकों में पेवस्त नजर आती हैं, जहां इनकी जिंदगी के इब्तिदाई हिस्से गुजरे हैं। ऐसा लगता है कि रईस फरोख का कलाम खुद इनकी जिंदगी की तरफ इशारे करता है। शऊरी तौर पर गजल के डिक्शन और उसकी बनी बनाई सजी सजाई आराइशों में भी वो कुछ बिगाड़ जरूर पैदा कर देते थे। शायद फरसूदा तरकीबों और पिटे पिटाए लफ्जों से बचने के लिए अंग्रेजी के अल्फाज भी अपनी गजलों में लिख देते थे। मसलन इनकी गजलों में अलविजन, शॉर्ट सर्किट, 6 फीट, फ्लैट, बैलून, अफसर, साइकिल, पैसेंजर और बस जैसे अल्फाज भी लिखे होते थे। मुमकिन है इसकी एक वजह यह भी हो कि वो अपनी बात इसी तरह कहना चाहते थे जिस तरह वो महसूस करते थे। रईस फरोख ने अपनी शायरी की बुनियाद दानिश और हिकमत पर नहीं, एहसासात पर रखी थी। एक नक्काद ने लिखा है कि दानिश और हिकमत तो तहजीब की तब्दीली के साथ बदल जाती है, लेकिन एहसासात नहीं बदलते। चुनांचे इसका ख्याल है कि शायरी की बुनियाद दानिश या हिकमत जैसी कमजोर चीज पर नहीं रखनी चाहिए, बल्कि एहसासात पर रखनी चाहिए। रईस फरोख की शायरी की बुनियाद भी दानिश और हिकमत पर नहीं, एहसासात पर है। रईस फरोख के शेरी मजमुआ रात बहुत हवा चली में कहीं फलसफियाना मसाइल नजर नहीं आते। फरोख साहब की अपनी तन्हाइयों और जिन्स और मोहब्बत के मसाइल तो नजर आते हैं, लेकिन माबादुत तबियाती मसाइल तक इनकी रसाई अगर होती है तो सिर्फ अपने एहसासात के जरिए। हेडिगिल और रसल के जिक्र तक तो फरोख साहब गए हैं, लेकिन इनका मिजाज इज्तिमाई मसाइल से हमेशा दूर रहना पसंद करता था। वो बुनियादी तौर पर फर्दियत पसंद थे और फर्द ही के मसाइल में घिरे रहते थे। माबादुत तबियाती या फलसफियाना मसाइल तो दूर की चीज हैं, इन्हें समाजी मसाइल से भी दिलचस्पी नहीं थी। अलबत्ता लेडी डायना और उसकी सास के मसाइल से दिलचस्पी थी, चूंकि वो इन दोनों को बिलतरतीब जदीदियत और कदामत पसंदी की अलामत समझते थे। जदीदियत से फरोख साहब को बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन जदीदियत के फिक्री पहलू से कम और एहसासाती पहलू से ज्यादा। एब्स्ट्रैक्टी यानी लायानियत से ज्यादा दिलचस्पी इन्हें फ्रांस की निस्वानी तहरीक फेमिनिस्ट से नहीं, खवातीन से थी। देखिए यही बात ताहिर चौंसवी ने रईस फरोख के लिए
किस खूबसूरती से कही है। रईस फरोख के यहाँ अपनी दुनिया की हर चीज से प्यार है। वो उसकी बेहतरी के खौफ भी देखता है। फसलों के पकने, हरे भरे रहने और गांव की गोरियों के लिए चुनरियों की ख्वाहिश भी उसके यहाँ मौजूद है। सच बात यह है कि वो जदीदियत के फिक्री पहलू से तो पूरी तरह वाकिफ नहीं थे। हाइडेगर और सार्तर, कामियो, काफ्का और मर्ली पॉन्टी और आर्टिगा ई गैसी का मुताला नहीं था। वैसे उन्होंने ज़मीर अली बदायूनी और मुझसे सुना बहुत कुछ था। मरहूम सलीम अहमद की तरह रईस फरोख भी कान के कच्चे थे, यानी फलसफे की जो बातें हमसे सुनते थे इन पर यकीन भी कर लेते थे। इसीलिए लोगों को भी कामिल यकीन था कि वो जदीद शायर थे। मसलन हसन अकबर कमाल का बयान है कि रईस फरोख जदीद शायर थे, इन बेशुमार जदीदियों से ज्यादा जदीद जो जदीदियत का दावा जरूर रखते हैं मगर शायद जदीद हिस्सियत से इब्तिदाई वाकफियत भी नहीं रखते। जहां मैंने इतने लोगों की राय फरोख के बारे में सुनाई है, मैं एक और राय आपको सुनाना चाहता हूं। वो राय प्रोफेसर महमूद वाजिद ने रईस फरोख के बारे में दी है। अपनी तलाश में निकला हुआ कोलंबस, ये बड़ा खूबसूरत इमेज है। वो अपने आप को तलाश करते रहे। हमारे उस्ताद जो जामिया उस्मानिया में शोबे फलसफा के सदर थे, ये कहा करते थे कि मेरा बच्चा मुझसे पूछता है, बाबा ये बताइए मैं कहाँ हूँ। मैं इसका हाथ पकड़ लेता तो मुस्कुराकर वो कहता, ये तो मेरा हाथ है, मैं कहाँ हूँ। खलीफा अब्दुल हकीम साहब कहते थे कि मैं उसका सर पकड़कर कहता, ये तुम हो। इस पर वो कहता, नहीं बाबा, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा सर है। गज मैं आखिरकार अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेता। फरोख साहब भी अपनी तलाश में महव थे। मज़ामीन लिखते तो कहते, ये तो मेरे मज़ामीन हैं, मैं नहीं हूँ। नसरी नज़्म लिखते तो कहते, ये तो हार्डिंग ब्रिज है, मेरी नसरी नज़्म। फिर गज़लें सुनाकर कहते, ये तो मेरी गज़लें हैं, मैं नहीं हूँ। आखिर में अपना कोई बहुत अच्छा शेर सुनाकर पूछते तो बताओ ये मैं हूँ। हम कहते हाँ ये आप हैं, क्योंकि ये आपका शेर है। हम हंसकर कहते, फरोख साहब इस शेर में तो ख्याल है, जज्बा है, फिक्र है, बहर है, रदीफ है, काफिया है, आप कहाँ हैं? हंसकर कहते, मियाँ ये नक्कादों से पूछो हम कहाँ हैं। फरोख साहब की शायरी की पहचान इनकी गनायत में डूबे हुए दुख दर्द और मौसीकियत में रवा दवा दाखिलियत और जदीदियत और इन सब से बढ़कर मासूमियत है। उन्होंने अपनी शायरी को बहुत कम फरसूदा लफ्जों से गुनहगार किया है। जब नए शायर नून मीम राशिद, मीरा जी और फैज अहमद फैज की क़यादत में रिवायती शायरी की डमी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सड़कों पर जला रहे थे और नक्काद हजरात इस जलती हुई डमी को देखकर तालियां बजा रहे थे, इस वक्त इफ्तिखार जालिब, अनीस नागी और रईस फरोख अपनी दाखिलियत और रिवायत की हमसायगी में गुम थे। दूर दूर तक ऐसी शायरी हमारे रूह में रची हुई नजर नहीं आती जिससे हम रूए असर के अलावा अपने आप को पहचान सकें। फैज साहब के बाद आने वाले बहुत से शायर अपनी खारजी और दाखिली कैफियतों के रिकॉर्ड कीपर बनकर रह गए थे। राशिद की नज्म ईरान में अजनबी पर याद आया। एक जमाने में फरोख साहब किसी फिल्म को अंग्रेजी से उर्दू में तब्दील करने के सिलसिले में ईरान गए थे। वहीं उनकी मुलाकात खानम जान से हुई थी। खानम जान खुद फरोख साहब की शायरी का एक किरदार था। औरत का बदन नाचे तो किरण, वो बेचारी खानम जान आज की शायरी की तरह फरोख की शायरी का शोला अपने रंग और टेम्परेचर दूसरों की शायरी के शोलों से मुख्तलिफ था। आपने सुना होगा किसी जमाने में कबूतर शायरी की रिवायत के मुताबिक इश्क के एरोग्राम लाते ले जाते थे। हमने अपनी रिवायत में इन्हीं कबूतरों को हरम से उतरकर ख्वाजा आतिश के कांधों पर बैठते देखा था। यही कबूतर, इनकी छतरियां, इनकी टुकड़ियां, इनके पांव में बजते हुए घुंघरू नासिर काज़मी की हॉबी बन गए थे। पिकासो के स्टूडियो के लिए फाख्ता और नासिर काज़मी के घर के लिए कबूतर इस मोहब्बत और मासूमियत का सिंबल थे जिसे हैवानी इंसान कभी जख्मी नहीं कर सका। आतिश से नासिर काज़मी तक सबके यहाँ जिंदगी का जबर इस कबूतर पर झपटना चाहता है, लेकिन अब तक झपट नहीं सका। नासिर काज़मी और उनके बाद नए अहद के सारों और इमेजेस की दुनिया में हमारी शायरी ने जो नई फजा पैदा की है, इसकी एक झलक
रईस फरोख की शायरी में भी मौजूद है।